राइट। सो 10th क्लास, अभी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर दोबारा से करना है। कल मैथ्स किया था, है ना? तो आज साइंस की टर्न है। एक्सक्यूज मी बस, मैम। हाँ जी बेटू बोलो। मैम मैंने आपको पीएम पे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे मैम, आई हैड अ डाउट इन दोस मैम, कुड यू प्लीज रिवर्ट सम टाइम लेटर मैम? ठीक है, आई विल डू। थैंक यू मैम। Right, everyone. So these were the names of the acids we discussed in the last class. Acetic acid, ethanoic acid होता है, vinegar में present होता है acetic acid, right? Citric acid, citrus fruits में available होता है, और citric acid को विटामिन सी भी कहते हैं। लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट होता है या फिर कर्डल्ड मिल्क में, जो दूध फट जाता है या तो उसमें भी लैक्टिक एसिड होता है, या कर्ड में, दही में भी लैक्टिक एसिड होता है। देन इज टार्टरिक एसिड जो कि टैमरिंड में प्रेजेंट है, राइट? ऑक्सैलिक एसिड जो स्पिनच में प्रेजेंट है। फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड नेम, ये फॉर एंट के स्टिंग में प्रेजेंट है, राइट एवरीवन? ठीक है, ओके। यही यही सब यहाँ पर लिखा है। टैमरिंड और अनराइप ग्रेप्स दोनों में, या अनराइप फ्रूट्स के अंदर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो ये कल हमने एसिड्स के नेम और उनके सोर्सेस कल डिस्कस कर लिए थे। नाउ द एसिड्स, right, okay. Now the acids prepared from the minerals of the earth are called mineral acids. आपको 4 mineral acids अपनी लिस्ट में ऐड करने हैं। कौन से 4? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, जिसमें से 3 आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जस्ट 1 कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो इफ कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, कैन वी कंज्यूम इट? 10th क्लास। यस मैम। एक कह रहा है यस, एक कह रहा है नो। यस, वी कैन कंज्यूम इट। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व करके डाली जाती है, वो हाई प्रेशर से लो टेम्परेचर पे वो डिसॉल्व हो जाती है और रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड ही होता है वो। सो यू ड्रिंक इट कोल्ड ड्रिंक्स में, राइट? तो माइल्ड है। में है जैसे रेनिक एसिड विच टर्न्स मार्बल्स पेल येलो, राइट? है ना? जिसकी वजह से ताज के आसपास इंडस्ट्रीज आर बैंड, है ना? तो कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, राइट? अब हमें रीजन पढ़ना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों होते हैं। जब हम कहते हैं कि मिनरल्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जब हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, तो वो वीक और स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं बेटा, जो कि अगर आप उन्हें वाटर में डिसॉल्व करो, वाटर में डालो या उनके ऊपर एक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस करो, उन्हें ब्रेक करो, तो वो ब्रेक होते हैं और उनका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है। दे completely split apart into a positive ion and a negative ion, and those positive ions का concentration there in that liquid then is making the acid stronger, क्योंकि बहुत high concentration of हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन वहां इकट्ठा हो गया है डिसोसिएशन के बाद, इसीलिए दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन। सो व्हाई आर थिंग्स देन वीक एसिड्स? कार्बोनिक एसिड, व्हाई इज दैट अ वीक एसिड? वो पार्शियल आयोनाइजेशन कर रहा है। द कीवर्ड हियर इज पार्शियल आयोनाइजेशन। मतलब आप दोनों तरफ के एरोहेड्स पॉइंट करेंगे। आप एसिड लिख रहे हैं, उसे ब्रेक करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, तो होता क्या है, प्रोसेस क्या हो रहा है, आप उसे आयोनाइज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ वाटर, और वो डिसोशिएट हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड मैंने बताया था कैसे डिसोशिएट होता है, CH3COO है ना, और साथ में H, तो H ब्रेक हो जाता है उसका। देखो, आई राइट एंड आई एक्सप्लेन। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, जिसे कि हम विनेगर की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, है ना? एसिटिक एसिड।
तो ये यहां से डिसोशिएट होता है, तो ये ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव, राइट। तो इसकी वजह से ही तो एसिडिक होती है ना चीजें। अब लेकिन यहाँ पार्शियल आयोनाइजेशन है और हो रहा है, आप इसे ब्रेक कर रहे हो और वो वापस कंबाइन हो जा रहा है, तो कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता। जितने भी CH3COOH प्रेजेंट है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते, बार बार ब्रेक होते हैं, फिर उनमें से कुछ जुड़ जाते हैं, फिर कुछ ब्रेक होते हैं, फिर कुछ जुड़ जाते हैं। तो पार्शियल आयोनाइजेशन चल रहा होता है, मतलब बार बार बन रहे हैं और कुछ उनमें से रिवर्स हो रहे हैं, जो रिवर्स हो रहे हैं कुछ उनमें से वापस फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो फॉरवर्ड और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों के अंदर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस के अंदर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आपके लिक्विड में मिल ही नहीं पाएगा, राइट और नॉट। डिसोशिएट हुआ, H प्लस फिर से अलग हो गया, फिर कंबाइन हो गया, तो सारे H प्लस तो नहीं मिल पाए ना। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ लेस H प्लस कॉन्सेंट्रेशन वो क्या हो गया, वो बन गया वीक एसिड्स। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई। तो व्हाट आर द कीवर्ड्स, अगर आपसे पूछे व्हाई इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, द रीजन इज कंप्लीट आयोनाइजेशन। उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है एंड इट डिसोशिएट्स इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, और जो कंप्लीट डिसोशिएशन की वजह से देयर इज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड्स में कीवर्ड क्या यूज करेंगे, partial ionization, both concentration of H plus ions, thus making it weak acids. Understood everyone or not? कोई डाउट यहाँ पर किसी को, why are some acids strong and why are some acids weak? अभिनव समझ में आया बेटा? ओके, अभी आगे चले। Now comes how do we dilute acids? Concentrated and dilute acids. Stronger acids are not concentrated, weak acids are not diluted. ये पानी का एडिशन नहीं है, concentrated and diluted is a different concept. Strong and weak acids, that's a different concept. Strong और weak acids में keywords मैंने आपको बताए, it is complete ionization and partial ionization. Dilute or concentrated is about mixing water or how much acid have you taken in the aqueous medium. That is concentrated or diluting. तो सबसे पहले समझते हैं how do we dilute an acid. आप आप ऐसा समझो, इस पे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो आई हैव टेकन एसिड, राइट, एंड आई हैव पुट 1 drop of water into it. अभी दिस रिएक्शन वुड बी एक्सोथर्मिक, अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई। जब भी पानी और एसिड मिलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वो हीट, जो हायर हीट इवॉल्व हो रही है सिस्टम में, वो हीट विल हेल्प द एसिड टू कैच फायर और एसिड स्प्लैश कर जाएगा, और इट मे ऑल्सो कैच फायर, आग लग सकती है, इट कैन बी डेंजरस। अब इसको रिवर्स करके देखते हैं। आई हैव टेकन अ बीकर फुल ऑफ वाटर एंड नाउ आई हैव पुट सम एसिड इनटू इट। रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक ही होगा, हीट ही निकलेगी लेकिन हीट निकलने से जो इतना सारा वाटर है उसका इग्निशन टेम्परेचर तो कैन नॉट बी अचीव, नो। वाटर का इग्निशन टेम्परेचर कैन नॉट बी अचीव्ड। इसका मतलब एसिड डालने से स्प्लैश नहीं होगा और आग नहीं लगेगी, इट इज नॉट डेंजरस। तो इसीलिए यू शुड नेवर ऐड वाटर टू एसिड, बट यू शुड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। क्यों? क्योंकि जो हीट जनरेट होगी इन दोनों के मिक्सचर से, वो हीट वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। गॉट इट। लेकिन अगर आपने बीकर में एसिड लिया है एंड यू पुट सम वाटर, तो वो जो हीट है जनरेटेड, वो एसिड का इग्निशन टेम्परेचर अचीव कर सकती है, एंड लाइक यू सी इन दिस पिक्चर, वो स्प्लैश कर सकती है पूरा ऊपर, जिससे यू कैन गेट सीवियर बर्न्स। इसीलिए एसिड में वाटर कभी नहीं डालते, यू शुड ऑलवेज पुट एसिड इनटू वाटर, राइट और नॉट।
वाटर को एसिड में कभी नहीं डालते, एसिड को वाटर में डालना है, ठीक है ना सारा? क्लियर? नो? चलें अभी आगे, टॉपिक समझ में आया? अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं डाइल्यूट एसिड्स जो है, उसमें क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे है? तो ऐसे समझ लेते हैं, आई हैव टेकन अ बीकर और इसके अंदर मैंने ये कुछ लेट्स से 90 ml वाटर ले लिया, राइट? और 10 ml मैंने इसके अंदर एसिड पोर कर दिया। तो अब देखो बच्चे, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एसिड में था, राइट? जो कि 10% था। नाउ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंप्लीट थिंग, वो H प्लस इस पूरे में है, तो ऑफ कोर्स इट्स concentration is reduced in this liquid, right or not? Because of adding an aqueous medium to it, you have reduced the concentration of H plus ions. This is no partial ionization. This water here is not helping in partial ionization anyhow. This is diluting the acid. That means it is reducing the ion concentration, the H plus ion concentration per unit volume. That is why this is diluted. Understood or not? So dilute acids and weak acids, they're different. Weak acids are weak because of partial ionization. Dilute acids are actually diluted with an aqueous medium, reducing the concentration of H plus ion into that liquid. Got it everyone or not? दोनों में फर्क समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? Concentrated ions, concentrated acid और strong acid, they are different. स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट आयोनाइजेशन की वजह से स्ट्रॉन्ग है, और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है उसमें आपने वाटर मीडियम या तो नहीं डाला है या लीस्ट डाला है। गॉट इट? समझ में आया सबको? चलें अभी आगे। ये सभी कुछ पॉइंट्स में लिखा है, दैट ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड, वो वही पॉइंटर्स में था, तो यू कैन रीड दिस। फ्रॉम हेयर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। फ्रॉम हेयर यू विल स्टार्ट रीडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो यहाँ से हर एक रिएक्शन को यू विल राइट 5 टाइम्स एंड मूव अहेड। ओके? अपनी नोटबुक में हर एक रिएक्शन 5 बार लिखोगे और फिर आगे बढ़ोगे। चलो, सबसे पहले तो ये तो it has sour taste, turns blue litmus red, and it conducts electricity. This we have already discussed. Why is it conducting electricity? Can anyone help me understand? Why can they be used as electrolytes? क्योंकि they are breaking down into positive and negative ions. और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं फ्री, वो सॉलिड्स में, या फिर लिक्विड्स की बात हो तो आयंस चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अवेलेबल है। तो इन आयंस की प्रेजेंस की वजह से इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। गॉट इट और नॉट? देखो, when an acid is dissolved in water we get the acid solution. The solution of all acids conduct electricity. That is, acid solution allow electricity to pass through them. The reason for the conduction will be explained later on, so I have explained you that कि ions में break down हो जाता है। ठीक है बच्चे? तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे assume करूं कि this I have taken an acid with a little water, मतलब वो liquid form में मैंने ले लिया acid, and there is a circuit। तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? Would this bulb glow or not? Anagha saying yes. Ipsa saying yes. Yes, because this liquid is conducting electricity, तो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा।
अब डिपेंडिंग अपॉन आपने कैसा एसिड लिया है, उसकी ब्राइटनेस वेरी कर सकती है। गॉट इट और नॉट? वो ब्राइट होगा या डिम होगा, दिस डिपेंड्स ऑन आपने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है या वीक लिया है। अगर आप यहाँ कोई ऑर्गेनिक एसिड डाल दें, लाइम जूस डाल दें, लेमन जूस डाल दें, व्हाट एल्स, दही डाल दो, यहाँ पर कोई भी एसिड आप डाल दे, तो वो ऑर्गेनिक है या मिनरल है, डिपेंडिंग अपॉन दैट पल्प का ब्राइटनेस वुड बी डिसाइडेड। ओके और नॉट? ठीक है ना? बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, बल्ब तो ग्लो करेगा। ओके ओके, नाउ दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हियर। सबसे पहले तो जनरल फॉर्मूला नोट करो, मेटल प्लस एसिड गिव्स अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ये आप पीछे भी पढ़कर आए हो, 9th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़े थे, वहां भी आप ये पढ़कर आए हो। और इनफैक्ट 7th की तो लखमीर सिंह में भी था कि जैसे ही मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। चलो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं पहले। मैंने एक मेटल लिख लिया सोडियम और एसिड लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबको रिएक्टिविटी सीरीज याद की थी, वो याद है? Yes, ma'am. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हुए आपको याद होगा, सोडियम पोटेशियम ऊपर है और हाइड्रोजन मिडिल में कहीं है, राइट और नॉट? है ना? तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम विल डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन और सॉल्ट बनेगा Na और Cl का। और साथ में ये जो H है, ये H2 गैस बन जाएगी। गॉट इट और नॉट बच्चे? समझ में आया? तो एक्चुअली व्हेन आई से मेटल इज रिएक्टिंग विद एसिड टू गिव यू अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, isn't this a displacement reaction? Wherein the stronger metal or the more reactive metal has displaced hydrogen from its compound. Got it or not everyone? आ रही है समझ में सबको बात की नहीं आ रही? चलो सबसे पहले ये रिएक्शन लिखो, जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, और इसे 5 बार लिखो। राइट एवरीवन, रिटन? मुझे नोट्स में सबके 5 बार रिएक्शन लिखा हुआ चाहिए बच्चे, 5 टाइम सबने लिखना है ये रिएक्शन। तो अगर मैं आपसे ये रिएक्शन दिखाकर पूछूं, इज जिंक मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो यस और नो? यस इट इज, Yes, ma'am. क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो गया।
Zn ने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, ZnSO4 बन गया, हाइड्रोजन निकल गया बाहर गैस, है ना। अब आप लोगों ने जो रिएक्शंस लिखे, क्या साथ में स्टेट्स लिखी हैं? Yes, no. लिखो, क्योंकि उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे फुल। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो बोर्ड में 2.5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप यू हैव मिस्ड राइटिंग दी स्टेट्स। तो लिखो जल्दी से, स्टेट्स लिखो। सॉलिड जिंक के ग्रैनुलर फॉर्म में लिया है आपने जिंक को, तो छोटे छोटे पीसेस हैं उसके, तो दैट्स सॉलिड ओनली। ये एक्वस मीडियम में लिया है, क्योंकि एसिड के साथ अगर पानी नहीं होगा तो एसिड वोंट शो इट्स प्रॉपर्टी। तो लिक्विड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, ड्राई पाउडर नहीं लिया है आपने। देन बना उससे एक सॉल्ट जिंक सल्फेट, जो कि एक्वस मीडियम में ही बनेगा, और हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स आपको वहां से निकलती हुई दिखाई देगी। देखो बेटा, दिस इज द सेटअप। तो अगर वो आपको एक्टिविटी शो करने को बोले, तो दिस इज द डायग्राम दैट यू नीड टू ड्रॉ देन। तो ये क्या है, एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ आपने एक टेस्ट ट्यूब फिट किया है, और उसके अंदर देखो यहाँ कोई बर्नर नहीं लगा है, इसके साथ यू नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ हीट हियर, जस्ट यू हैव पुट जिंक ग्रैन्युल्स के ऊपर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, एंड उसमें से यू हैव टेकन आउट अ डिलीवरी ट्यूब, जो कि आपने सोप सॉल्यूशन के ट्रफ में छोड़ दी है। अब वहां से वो जो सोप के अंदर हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाएगी, दैट विल कम आउट एज बिग बबल्स, विजिबल बबल्स टू यू। कि अगर आप इसे सिंपली डिलीवरी ट्यूब को छोड़ दोगे तो हाइड्रोजन गैस अलग से कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दीज बबल्स, सोप बबल्स कमिंग आउट आर टेलिंग अस दैट इसके अंदर वो गैस ट्रैप्ड है, वॉट एवर इज फॉर्म्ड है, राइट। तो अब आपने उसके पास एक बर्निंग मैचस्टिक लेकर गए या बर्निंग कैंडल लेकर गए, एंड इट प्रोड्यूस्ड अ पॉपिंग साउंड, evidently showing that the bubbles are of hydrogen gas. Got it or not? Clear है सबको? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, जिंक ग्रैनुअल्स की जगह अगर आप जिंक पाउडर डाल दें यहाँ पर, तो क्या होगा? मैम रिएक्शन फास्ट हो जाएगा ज़्यादा, राइट, वाई? बिकॉज सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा ने सुन रखा है ये तो आंसर। आपने चैप्टर 1 में भी हमारा जो सबसे पहला रिएक्शन था वो यही था गुड, शायद, तो तब गुड, बता। राइट। तो जिंक पाउडर्ड फॉर्म में हो जाएगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्टर होगा। गॉट इट एवरीवन? चले भी आगे, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, अच्छा एक और बात, इसकी एप्लीकेशन समझते हैं। हम लोग इसीलिए खट्टी चीजें, विनेगर, लेमन जूस या टमाटर से बनी हुई सब्जी, जितनी चीजों में एसिड्स हैं, हम उन्हें कभी भी मेटल वेसल्स में नहीं रखते, जैसे कि कॉपर या ब्रास वेसल्स में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि अगर आप उन खट्टी चीजों को उस मेटल वेसल में छोड़ दोगे, तो वो एसिड का जो रिएक्शन है वो उस मेटल से हो जाएगा, तो वेसल तो धीरे धीरे पोरस हो ही जाएगा, वो तो खराब होगा, उसके अंदर तो होल्स हो जाएंगे धीरे धीरे, अगर आप उसके अंदर रखे रखोगे उसे। बट ज्यादा नुकसान होगा उस फूड मटेरियल का, क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाएंगे, एंड इफ यू आर कंज्यूमिंग दैट, दैट्स अ काइंड ऑफ अ पॉइजन दैट यू आर कंज्यूमिंग, इट कैन बी लीथल। अंडरस्टूड बच्चे? इसीलिए कॉपर वेसल्स या ब्रास वेसल्स के अंदर आप कभी भी खट्टी चीजों को नहीं रखते। Ma'am, but
ओके बच्चे, तो नेक्स्ट रिएक्शन जनरल रिएक्शन समझते हैं सबसे पहले यहाँ पर। दैट इज अगर मेटल कार्बोनेट्स होंगे, अभी तक हमने क्या लिया था, सिंपल मेटल लिया था, है ना। तो प्ले एक अकेला मेटल लिया था और एसिड के साथ रिएक्ट किया था, तो क्या बना था वहां पर, सॉल्ट बना था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, राइट। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप मेटल कार्बोनेट लेते हो तो इट्स कार्बोनेट इज CO3 ग्रुप एंड दिस इज वेरी अनस्टेबल। अगर आप इसे अकेला छोड़ दो कार्बोनेट को, तो ये बहुत अनस्टेबल है, इट क्विकली ब्रेक्स डाउन इनटू CO2 एंड O। तो एक तो जैसे ही मेटल से कार्बोनेट अलग होगा, मेटल से जैसे ही ये ग्रुप अलग होगा, डिसोशिएट होगा टू ब्लेंड विद एसिड, लेट्स से HCl के से हम बात कर रहे हैं, तो ये जो CO2 है ये तो सबसे पहले बाहर लिबरेट हो जाएगी, राइट। ये तो सबसे पहले, क्योंकि अनस्टेबल है, ये तो पहले बाहर निकलेगी। अब वो जो H2 गैस बन रही थी पीछे वाले रिएक्शन में, उसे एक O सरप्लस मिल गया, तो दैट H2 नाउ बिकम्स H2O एंड वाटर। ये O कहाँ से आया, कार्बोनेट ग्रुप की डिसोसिएशन से आया, राइट। और बाकी तो सॉल्ट बनना ही है, किसका, मेटल का और नेगेटिव आयन का। तो जैसे पहले मेटल और नेगेटिव आयन से सॉल्ट बना था, बिल्कुल वैसे ही सॉल्ट बन रहा है। बस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले इवेपोरेट हो जा रही है, निकल रही है वहां से, और जो डिसोसिएटेड ऑक्सीजन है वो H2 गैस जो निकल रही थी उसके साथ मिलकर वाटर बना रही है। आई सबको बात समझ में, मैकेनिज्म क्या है इसका। तो अगर मैं मेटल कार्बोनेट, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl, रिएक्शन बनाए इसका, Na और Cl, NaCl बन जाएगा सॉल्ट, एक्वस बनेगा, पानी में डिसॉल्व आएगा, राइट। कार्बोनेट ग्रुप में CO2 गैस निकल जाएगी सबसे पहले, जो O बचेगा वो इस H के साथ बना देगा H2O। फुल मार्क्स के लिए बैलेंसिंग नहीं की तो नहीं मिलेंगे बोर्ड में मार्क्स। कहीं मेंशन नहीं होगा रिएक्शन को लीव करना है बैलेंस करके, उसकी स्टेट्स मेंशन करो, कहीं भी लिखा नहीं होगा, पर फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे इफ यू मिस राइटिंग दैट। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई सबको। अब इसकी बैलेंसिंग कर लो फॉर श्योर, और इस रिएक्शन को जो यहाँ पर है इसको 5 टाइम्स लिखो विद दी स्टेट्स। सोडियम कार्बोनेट आपने सॉलिड फॉर्म में लिया था, अब ये भी सॉलिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी अगर सॉलिड होता रिएक्शन होता ही नहीं, पड़े रहते वो दोनों सॉलिड्स आपस में मिक्सचर्स की तरह, कोई रिएक्शन नहीं होता। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एसिड को एक्वस फॉर्म में लें। याद हो जाएगा रिएक्शन में एसिड की स्टेट एक्वस क्यों लिख रहे हैं। फिर उसके बाद NaCl, अब नमक पानी में से निकल कर थोड़ी चला जाएगा बेटा, वो तो डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्युबल है वो वाटर में, तो वो उसी एक्वस मीडियम के अंदर ही डिसॉल्व मिलेगा। गॉट इट और नॉट, क्लियर है। और साथ में ये गैस इवेपोरेट बाहर निकलेगी, इवेपोरेट नहीं बाहर निकलेगी, एंड H2O लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। गॉट इट। 5 टाइम्स लिखो इस रिएक्शन को जल्दी से, फिर नेक्स्ट करते हैं। डन राइटिंग बच्चे।
अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कैसे दिखेगी वहां पर? इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस, राइट? ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ब्रिस्क एफरवेसेंस? मतलब बहुत रैपिडली छोटे 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 से बबल्स दिखेंगे, सोप बबल्स की तरह बड़े राउंड नहीं, बहुत टाइनी लिटिल बबल्स एंड रैपिड बबल्स कमिंग आउट इज कॉल्ड एज ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस आपको ये बताएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर प्रोड्यूस हो रही है। गॉट इट? ठीक है ना? चलें अभी आगे। ओके, नेक्स्ट वन। अब हम, हाँ जी बेटा। Ma'am, I'm sorry I'm joined very late. Actually, my laptop wasn't working. I'd been trying for a long time, so I had to shift to my neighbor's place to join through the internet. So, sorry for the delay. कोई बात नहीं बेटा, वी आर स्टडिंग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स टुडे एंड दिस सेशन इज रिकॉर्डेड, यू कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम देयर, ओके? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, can I keep my camera off? यस। Thank you. So now we need to study the second set of reaction from the same category. पहले मेटल यूज किया था एसिड के साथ, सेकंड में मेटल को कार्बोनेट फॉर्म में यूज किया, तो मेटल कार्बोनेट यूज किया। नाउ वी आर यूजिंग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एज एन विद द एसिड। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है? अगर ये Na2CO3 होता है मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो NaHCO3 होता है मेटल बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद है किसी को HCO3 की वैलेंसी -1 होती है और कार्बोनेट ग्रुप की वैलेंसी -2 होती है, इसीलिए Na के पास 2 आया था, यहाँ पर Na के पास कुछ नहीं आया 1, क्योंकि हम लिखते नहीं है। कैसे बना समझ में आया? Na की +1 वैलेंसी, हाइड्रोजन कार्बोनेट ग्रुप की वैलेंसी इज -1, नलिफाई हो गए तो NaHCO3 बना। समझ में आया? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज NaHCO3, और उसमें जो नेगेटिव आयन यूज कर रहे हो वो क्या है? दैट इज HCO3। गॉट इट एवरीवन और नॉट? अब इसको रिएक्ट करना है हमें एसिड के साथ। तो सबसे पहले तो सोडियम और नेगेटिव आयन का सॉल्ट ही बनने वाला है, तो बनने वाला तो NaCl ही है, राइट? अब ये जब निकलेगा यहाँ से ब्रेक होकर कार्बोनेट ग्रुप, तो फिर तो CO2 बनाएगा अगेन, क्योंकि CO3 अनस्टेबल है। गॉट इट और नॉट? अब H, ये वाला H और जो सरप्लस O निकला था यहाँ से, ये तीनों मिलकर आपको H2O बनाकर दे देंगे। तो मैम पिछले वाले से इसका डिफरेंस क्या हुआ? रिएक्शन तो बिल्कुल सेम है। व्हाट इज डिफरेंट देयर? वहां पर डिफरेंसेस आपको वो रिएक्शन करने के लिए 2 हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स लेने पड़े, क्योंकि H2O बनाने के लिए वहां एक HCl से तो बात नहीं बन रही थी। लिख के देखे मैं क्या बात कह रही हूँ? Na2CO3 plus HCl gives NaCl plus CO2 plus H2O। पहले हाँ, तो अभी इसके अंदर होना सब कुछ वही था बेटा, वही Na और Cl का रिएक्शन होना था। यहाँ 2 Na थे, तो आपने 2 HCl के मॉलिक्यूल्स लिए थे, राइट? आपने यहाँ पर 2 Na थे तो 2 Cl के पार्टिकल्स लिए, ताकि 2 Cl 2 Na के साथ 2 NaCl बना सके, राइट? है ना? और वाटर बनाने के लिए एक CO2 तो बाहर ही निकल गया यहाँ पर, और एक O जो बाकी बचा, वो इस 2 H के साथ H2O बना दिया, राइट और नॉट? है ना? यही तो कॉम्बिनेशन ही तो हो रहे होते हैं ना, रीअरेंजमेंट ही तो हो रहा होता है एलिमेंट्स का। तो H2O बना दिया। तो इसके अंदर आपने एक सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल के साथ 2 हाइड्रोजन क्लोराइड के पार्टिकल्स को रिएक्ट किया था टू गेट ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पर आपको 2 लेने की जरूरत नहीं है। वाई? क्योंकि पहली बात तो Na एक है, उसको एक ही Cl चाहिए, तो बन गया एक पार्टिकल ऑफ NaCl। CO2 निकला ये रहा,
और H2O बनाने के लिए 2 H ये रहे, HCl दूसरा चाहिए ही नहीं, 2 H और साथ में ये वाला O इज H2O। रिएक्शन सेम है लेकिन बैलेंसिंग में डिफरेंस है, Excuse me, ma'am. क्योंकि यहाँ पर NaHCO3 खुद एक हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है, इसीलिए HCl के 2 पार्टिकल्स की जरूरत नहीं पड़ी। बोलो तेजस। मैम अगर यहाँ पर HCl की जगह कोई दूसरा एसिड होता जैसे H2SO4 होता तो? चलो इसको भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम, ठीक है रिया हो गया तो बेटा लीव कर दो, H2SO4 लिख देते हैं बेटा, राइट। तो रिएक्शन की बैलेंसिंग तो डिफर हो जाएगी पर काम होगा वही, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी। मैम आई हैव अ डाउट। बोलो। डाउट मैम फ्रॉम क्वेश्चंस? यस मैम। बब क्लास चल रही है, मैम राइट इट डाउन समवेयर इन द नेक्स्ट क्लास वील डिस्कस। ओके मैम, सो तो शुड इस, आई? हाँ जी बेटा, तो इसका मतलब ये है कि आप रिएक्ट तो कर सकते हैं उन्हें दूसरे एसिड्स के साथ, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनेट ग्रुप के साथ ही आएगी। गॉट इट और नॉट बच्चे? ठीक है, चले अभी आगे। मुझे तेजस के फेस पे सेटिस्फेक्शन दिखी नहीं, क्या कंफ्यूजन है My बोल। answer. नहीं मैम कुछ नहीं। आ गया समझ में? बोल अगम, क्या डाउट है बेटा? No doubt, ma'am. Note down करो 1 second. लिख लिया ये रिएक्शन सोडियम पाई कार्बोनेट वाला 5 टाइम्स? जल्दी से लिखो फटाफट से, मुझे पता है आप लोग होमवर्क करने वाले तो हो नहीं, लिखोगे नहीं रिएक्शंस में बाद में। देखो कितने अच्छे से समझ गई ना मैं सब बच्चों को। Done. हो गया सबका, चले आगे। ओके, नाउ दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको ये पूरा का पूरा समझना है, और ये एग्जैक्टली ऐसा एग्जाम में भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, फर्स्ट एग्जाम में तो आ ही जाएगा। देखो बच्चे ध्यान से सुनो, हमें ये बात हमने बचपन से पढ़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। व्हाई इज दैट सो? हमने ये भी पढ़ा है कि ये केमिकल रिएक्शन होता है, और वो मिल्की एक्चुअली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है जो फॉर्म हो रहा है, which is settling as PPT, precipitate, if you don't touch that, if you leave it undisturbed. तो वो जो मिल्कीनेस है that can get settled, क्योंकि वो insoluble कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है which is making it milky, जो कि अगर आप undisturbed छोड़ दोगे तो धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाएगा, तो that's a kind of a white precipitate forming there. So it's an insoluble solid only, right or not? तो इसका मतलब ये रिएक्शन तो हमने पहले भी पढ़ा है, राइट? जिसमें लाइम वाटर, याद है ये सबको कैसे बना था? लाइम वाटर कैसे बनता है? पहले ऐसे समझो, पहले आपने ये ऑब्टेन कैसे किया? पहले आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हीट किया, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन किया, वहां से बना CaO और CO2। इसे क्या कहते हैं? दिस इज क्विक लाइम, इसे लाइमस्टोन या फिर मार्बल। लाइमस्टोन का थर्मल डिकम्पोजिशन से क्विक लाइम बनता है, जिसे कि आप चूना कह सकते हो, राइट? CO2 निकल गया। नाउ दिस चूने का पाउडर यू मिक्स्ड विद वाटर, पहले पेस्ट बनाया, देन आपने इसके अंदर वाटर एक्सेस में ऐड कर दिया। दिस विल नाउ टर्न इनटू CaOH होल्ड वाइज।
दिस इज लाइम वाटर, लाइमस्टोन, क्विक लाइम और लाइम वाटर। कहाँ से आया लाइम वाटर, समझ में आ गया? अब लाइम वाटर में जब आपका वापस कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो इट्स लाइक रिवर्सिंग द रिएक्शन, नो? जो CO2 से डिसोशिएट किया था वो वापस उसमें पास कर दिया, तो दैट विल फॉर्म नाउ अगेन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और साथ में वाटर निकल जाएगा। कैसे, समझो एक बार। ये Ca है, OH होल ट्वाइस, मतलब ये है बेटा स्ट्रक्चर। CaOH होल ट्वाइस का स्ट्रक्चर ऐसा समझ में आ रहा है। अब इसमें CO2 ऐड कर दिया है ना, या फिर इसे भी ऐसे समझ लो कि दिस इज CONO, CO2, राइट? इस तरीके से कंबाइंड है। अब हुआ क्या यहाँ पर, ये एक H और ये OH, दिस फॉर्म्ड H2O, निकल गया, H2O बन गया। This CaO now quick lime reacted with CO3 together to formed CaCO3। यहाँ तो सिर्फ 2 थे ना O, वो एक O एक्स्ट्रा यहाँ से आया, CaCO3 वापस फॉर्म हुआ। बोलो अगम। Ma'am, why did all of those react specifically with only those two? Ma'am, like why did H react only with OH पहले वाले में? I didn't get your question अगम, फिर से बता बच्चे। Ma'am, here ma'am, first वाले में ma'am, OH का जो H था ma'am, that reacted with the second OH. The O of the first one also didn't get reacted ma'am, and the remaining O got reacted with the rest बेटा only. So एक्चुअली why पता है this क्या होता है, specific? अभी सीनियर क्लासेस में जाओगे तो समझोगे कि किसी एक कंपाउंड की किसी एक कंपाउंड की तरफ एफिनिटी होती है। कभी आप ऐसे समझोगे कि स्टेबल कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करें। चिन्मय सो गया क्या बच्चे? क्या हुआ, ऐसा क्यों बैठा है? हेडेक हो रहा है? मैम स्लाइड। तो थोड़ा पीछे होके बैठ जा स्क्रीन से। अदरवाइज तेरा स्क्रीन टाइम ज्यादा है क्या क्लासेस के बाद? मैम क्लासेस के बाद स्कूल का होमवर्क करता हूँ। स्क्रीन पे? नो मैम। सब लोग सुबह उठते हो ना 10th ग्रेडर्स, पढ़ने का बर्डन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, काम ज्यादा हो रहा है। मुंह में फ्रेश वाटर फिल करके, रनिंग वाटर फिल करके आईज पे वाटर स्प्लैश किया करो। कभी भी थक जाओ, पढ़ लिए 1 आवर पढ़ लिए तो गो, माउथ में वाटर फुल करके आईज में वाटर स्प्लैश करना है। ओपन करके आईज ऐसा वाइड ओपन करके आंखों में पानी मारो, रिलैक्सेशन फील होगा, ठीक है? और सुबह सुबह सब लोग कोशिश करो कि बेयर फुटेड एक बार ग्रास पे वॉक करके आओ। करना पड़ेगा, प्रेशर है तो प्रेशर तो कम नहीं होगा। 24 आवर्स भी बढ़ने नहीं वाले हैं कि अरे अरे बच्चे आ गए 10th में, अब इनके लिए 36 आवर्स कर देते एक डे के। आवर्स तो 24 ही हैं। वही 15 फरवरी को ही एग्जाम है, सब कुछ सेट है। आपको वर्क, अपनी वर्किंग लिमिट्स बढ़ानी है, राइट? उसके लिए हाउ कैन यू फील योर सेल्फ रिलैक्स्ड, कैसे फ्रेशन अप फील कर सकते हो, ये टेक्निक पेरेंट्स के पास, टीचर्स के पास है। ब्रेक लेते हो पढ़ाई से, कोई टीवी के पास मत चले जाओ। और कितने गेमिंग चैंपियन है मेरे पास, एक तो आर्यदित्य के तो नाम के साथ भी गेमिंग होता है। तो जितने गेमिंग चैंपियन हो ना, खुद को स्ट्रेन करोगे अगर पढ़ाई को भी पूरा जस्टिफाई करना चाहोगे और अपने लिए गेम्स को भी, तो गेम्स खेलने हैं तो फिजिकल स्पोर्ट्स खेलो बाहर जाके, वीडियो गेम्स, स्क्रीन टाइम मत लो, ठीक है? नहीं तो ऐसे अनघा की तरह आंखें ही मलते रह जाओगे फिर तो। बहुत जरूरी है बेटा। देखो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो विड्रॉइंग योरसेल्फ फ्रॉम द कंपटीशन, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो क्विटिंग हियर, क्योंकि क्विटर्स दे नेवर विन। इस कंपटीशन में अगर क्रीम में रहना है, टॉप में रहना है, तो मेहनत कंसिस्टेंसी से करनी ही पड़ेगी। उसके लिए अपना रूटीन ठीक करना होगा। 24 आवर्स, 36 आवर्स या 74 आवर्स या 48 आवर्स नहीं बनेंगे, आवर्स तो उतने ही रहेंगे एक दिन में। तो आपको ज्यादा एफिशिएंटली एक्ट करना है, और ज्यादा एफिशिएंटली आप एक्ट कर सकते हो अगर आप एक रात पहले प्लानिंग कर दो। पहली चीज, अपना कल का दिन पूरा प्लान कर दो
आज रात को सोने से पहले कि कल ओके कल मैं ये असाइनमेंट सॉल्व कर दूंगी, मैम ने ये वाला दिया था, स्कूल वाली मैम ने ये वाला सॉल्व कर दूंगी, ये थोड़ा सा लर्निंग वर्क कर दूंगी एंड आई एम डन। मतलब मेरा ये सेल्फ स्टडी पोर्शन हो गया, बाकी स्कूल का कुछ काम वाम करना होगा कर लूंगी, बाद में मैं बीच में वॉक पे भी जाऊंगी, पेट को भी लेके जाऊंगी, पापा के साथ थोड़ा बातें भी करूंगी, खाना डिनर और एंड ऑल से मेरा दिन पूरा प्लान्ड है स्कूल के साथ, है ना। ऐसा रात को सोच के सो कि कल क्या करोगे, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा और ज्यादा एफिशिएंटली एक्ट कर पाओगे। अगर आज ही डिसाइड करोगे आज क्या करना है, तो पहली बात तो आधा दिन डिसाइड ही करते रह जाओगे। इसीलिए एक रात पहले प्लान करो, ज्यादा एफिशिएंट एक्ट कर पाओगे। स्क्रीन टाइम मिनिमाइज कर दो, जीरो कर दो। कोशिश करो वीक में खुद को एज अ रिवॉर्ड दो, सिर्फ स्क्रीन टाइम एक बार, संडे सैटरडे किसी एक दिन सिर्फ खुद को एज अ रिवॉर्ड, चलो आज इस सीरीज का एक एपिसोड देख देंगे हम, बट एक एपिसोड। किसको किसको आदत है सीरीज लगाई है तो पूरी देखकर ही उठने की, वो स्किप इंट्रो, नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट वीडियो, कौन कौन करता है पूरी सीरीज आज तो देख के ही उठेंगे। सच में कोई नहीं, इतने सियाने बच्चे तो नहीं हो तुम लोग। हाँ अभिनव, अभिनव तो अभी सो रहा है। अभिनव कितनी सीरीज देखी है 10th में आने के बाद? एक तो स्क्विड गेम, और कौन सी? नहीं मैम, मैं वो कोरियन सब नहीं देखता वो हूँ। देखो टमारा ने तो बता भी दी, स्क्विड गेम देख ली मैंने। और कोई सीरीज नहीं देखी सच में? ओ माय मैम गॉश। देखी है मैम, लेकिन हाँ देखो, उतने नहीं देखी है। हिंदी नहीं देख, एक दिन में कंप्लीट किए करता है सीरीज की नहीं? डेडिकेशन नो शो मैम। करता है सीरीज को कि नहीं? अच्छा नहीं, ओ माय गॉश। तो डेडिकेशन इधर पढ़ाई की तरफ आ रहा है क्या? यस मैम। वाह, क्या बात है। सीरीज की तरफ कम डेडिकेशन शो करोगे तो अपने आप आ जाएगी पढ़ाई की तरफ, है ना। तो यू शुड नो व्हेन टू प्रेस द रेड बटन इन द रिमोट कंट्रोल एंड स्विच इट ऑफ। टेल योरसेल्फ यस आई एम ब्रेव इनफ टू प्रेस दैट रेड बटन, ओके। और प्रेस करके उसको खत्म कर दिया करो और वापस स्क्रीन टाइम कम करो, टाइम वेस्ट कम करो, टाइम को प्लान करो ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सको, ठीक है। चलो वापस आते हैं पढ़ाई पर। अब हमने यहाँ पर क्या बात की? हमने यहाँ पर बात की कि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर बन गया। कैसे बन गया? वो CaOH होल्टवाइज में से वाटर निकल गया, और जो CO2 था वो एक एक्सेस ऑफ वाटर के साथ CaO के साथ CO2 जुड़ गया और CaCO3 बन गया। और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इसीलिए इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जब तक ये पूरा सेटल नहीं हो जाता आपको मिल्की दिखेगा लाइम वाटर, और अदरवाइज वो नीचे सेटल हो जाएगा। तो फिर ऊपर क्या क्लियर लाइम वाटर फिर से दिखने लग जाएगा? अगर CaCO3 सेटल हो गया तो ऊपर तो क्लियर वाटर आ जाएगा। तो जो क्लियर वाटर है वो CaOH होल्टवाइज है अभी उसके अंदर टेस्ट ट्यूब में? सोच के बताओ। मैं कह रही हूँ, Like it's बोलो कृष्ण clear बेटा। water. इट्स It's क्लियर settled वाटर, down. राइट, इट्स क्लियर वाटर। वो CaOH होल्टवाइज है ही नहीं अब। व्हेन इट हैज टर्न मिल्की, CaCO3 बन गया, और अब वो जब सेटल हो जाएगा तो आपको जो क्लियर लिक्विड दिखेगा दैट इज वाटर नाउ, एंड इट इज नॉट CaOH होल्टवाइज। गॉट इट एवरीवन? ठीक है ना। अब ये जो CaCO3 मिला है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट का इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। आप इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड पास करो, इसका मतलब ये जो मिल्कीनेस है ना, इसको ऐसा रहने दो, अभी अनडिस्टर्ब मत करो। और एक्सहेल करो उसके अंदर, और एक्सहेल करोगे तो और कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा, तो क्या हो जाएगा? इट विल टर्न क्लियर अगेन, वो वापस क्लियर हो जाएगा। हाउ? क्योंकि देखो CaCO3 और वाटर तो पहले से ही था आपकी ट्यूब में, था ना। इस वाटर में ही CO3 तो है जो कि इनसॉल्युबल है। साथ में आपने CO2 और एक्स्ट्रा पास करने से वो एक कंपाउंड बन गया बाइकार्बोनेट का, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। कैल्शियम बाइकार्बोनेट नाउ इज सॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए वो वापस वाटर में डिसॉल्व हो गया और वो वापस क्लियर दिखने लग गया। गॉट इट एवरीवन और नॉट? बाइकार्बोनेट का वैलेंसी -1, कैल्शियम का वैलेंसी इज +2, एक्सचेंज करेंगे CaHCO3 होल्टवाइज। गॉट इट और नॉट? ठीक है ना। समझ में आया व्हाई इज इट CaHCO3 होल्टवाइज?
तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि यू आर पासिंग CO2 in excess through lime water, it turns clear again. Due to formation of which compound is this happening, and why is this happening? That is happening due to the formation of sodium hydrogen carbonate there. नाम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, फॉर्मूला है CaHCO3 होल ट्वाइस. CaHCO3 होल ट्वाइस की प्रेजेंस की वजह से, बिकॉज दैट इज नाउ soluble in water, the liquid turned transparent or clear again. Got it everyone? रिएक्शंस को लिखो जल्दी से, दोनों रिएक्शंस को 5 times each, जल्दी से लिख दो. मैंने पॉज स्क्रीन कर दिया, मैं नेक्स्ट स्क्रीन देखने जा रही हूँ. यस, नेक्स्ट पे डायग्राम बना है इसका, सेम का ही, कि कैसे करना है ये एक्टिविटी. ओके गुड. चलो इसे अभी 5 टाइम्स लिखकर कंप्लीट कर लेना है. एक छोटी सी बात समझ लो जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ. देखो बच्चे, दिस इज देयर हेयर शोइंग दे हैव टेकन लाइमस्टोन हेयर, और उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, राइट? तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला ऑन अ मेटल कार्बोनेट. नहीं, यहाँ नहीं ना, राइट, मेटल कार्बोनेट. तो लाइमस्टोन ले लिया, एक मेटल कार्बोनेट ले लिया, और आपने उसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला. तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, राइट? है ना? और वो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी सीन थ्रू ब्रिस्क एफरवेसेंस. गॉट इट और नॉट बच्चे? तो ये जो ब्रिस्क एफरवेसेंस यहाँ निकल रही है, दिस हेयर शोज यू कि यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है बिटवीन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड लाइमस्टोन, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस. गॉट इट और नॉट बच्चे? क्लियर नो? और यस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सटिंग्विश फायर करने में भी हेल्प कर सकती है, और हम एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो कैन बी यूज्ड. ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा में प्रेजेंट होता है. So this also can be used to neutralize the acid that is there in your stomach, that comes out to esophagus when you are either starving for long, or या फिर you have overeaten. तो because of indigestion वो एसिड जब ऊपर आता है, तो आप उसे सोडा लेकर उसे थोड़ा सा पानी में डिसॉल्व करके, ताकि ये बेस अपना एक्शन शो करे, और आप उसे ड्रिंक कर सकते हो, ताकि द एक्शन ऑफ दैट एसिड इन योर स्टमक इज न्यूट्रलाइज्ड. गॉट इट नो बच्चे? सिंपल थी ये बातें. तो अब आगे जो नेक्स्ट करना है वो नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे. अभी के लिए मैंने आप लोगों को बोला है कि इस चैप्टर को जो काम करवाना था, बस वो 5 टाइम्स रिएक्शन लिखना और नोट्स मुझे सबमिट कर दो. और आपको इसके बेसिस पर होमवर्क कोई नहीं करना है, क्योंकि आप में से मोस्टली सब बच्चों के मेरा ख्याल एग्जाम्स चल रहा है ना? तो एग्जाम्स में नो होमवर्क होता है, लेकिन होमवर्क मिलेगा उन चैप्टर्स में से जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं. जिनका तो एग्जाम कल ही है वो तो एग्जेम्प्टेड हैं उस होमवर्क से, वो नहीं करें तब भी चलेगा. लेकिन जिनका एग्जाम कल नहीं है, वो बाकी बच्चे होमवर्क करेंगे. आप लोगों ने अपने बैच में चेक किया, आप लोग को होमवर्क आया कल, क्लास वर्क और होमवर्क की शीट्स आई हैं. Yes, ma'am. इट इज बेस्ड ऑन आई थिंक मैम रियल रियल नंबर्स नंबर का था. चैप्टर्स, राइट? तो वो हमने सेकंड बैच के साथ डिस्कशन की थी. दैट कम्स एज योर क्लास वर्क एंड होमवर्क. जिनका तो कल एग्जाम है वो लिख देना वहां पर कि आई एम नॉट डूइंग दिस होमवर्क बिकॉज आई हैव माय एग्जाम टुमारो, एंड यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट. तो वहां पर वो आपको एक नेगेटिव पॉइंट काउंट नहीं होगा, और मैं वहां लिखूंगी नहीं प्लीज एक्सप्लेन फॉर योर पेंडिंग असाइनमेंट्स, है ना? तो वो पर इन्फॉर्म कर दो वहां पर कि आप ये अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो. ठीक है, चले अभी आज के लिए बाय बाय बच्चा लोग, नेक्स्ट क्लास में. मैम.